फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू तोमर फार्मा क्लासेस। मैं हेमंत तोमर आज आप लोगों के साथ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के ऊपर डिस्कशन करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज के टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। तो जो आज का हमारा टेबल ऑफ कंटेंट रहेगा, तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। देन उसके बाद यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का प्रिंसिपल क्या है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस क्या है और कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस पॉसिबल है। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्रोमोफोर्स क्या होते हैं, ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं। इसके अलावा वुडवर्ड फिशर रूल क्या है। तो ये कुछ टॉपिक है जो हम लोग डिस्कस करेंगे आज के हमारे टॉपिक के अंदर। कुछ ये पॉइंट्स है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन हम लोग पढ़ते हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। तो सबसे पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी हम लोगों को पता होना चाहिए, जो कि मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। तो अगर आपको ज़्यादा और नॉलेज चाहिए तो आप वो वीडियो मेरा देख सकते हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद द मैटर। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, एक ब्रांच है साइंस की जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मैटर के साथ जो इंटरेक्शन होता है उसकी स्टडी करते हैं। इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी रेडिएशन एंड विजिबल रेडिएशन इंटरेक्ट विद द सैंपल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है वो यूवी रेडिएशन और विजिबल रेडिएशन है, जो सैंपल के साथ, जो मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है। नियर यूवी रीजन, अब इसके रीजन की बात कर लेते हैं। यूवी विजिबल रीजन कौन कौन से हैं। तो नियर यूवी रीजन की अगर बात करें तो 200 से 400 नैनोमीटर, दैट इज नियर यूवी रीजन। अगर हम फार यूवी रीजन की बात करें तो बिलो 200 नैनोमीटर, दैट कैन बी पॉसिबल अंडर वैक्यूम कंडीशन, सो दिस रीजन इज आल्सो कॉल्ड वैक्यूम रीजन। तो जो यूवी रीजन है वो भी दो तरह के हैं इसमें। पहला है नियर यूवी रीजन जो कि 200 से 400 नैनोमीटर है। दूसरा है विजिबल रीजन, दूसरा है फार यूवी रीजन जो कि 200 नैनोमीटर से नीचे है। फार यूवी रीजन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। फार यूवी रीजन के लिए आपको वैक्यूम अप्लाई करना पड़ता है, तो इसलिए इस रीजन को हम वैक्यूम रीजन भी बोलते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं विजिबल रीजन। तो विजिबल रीजन है 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर की जो रेडिएशन होगी वो विजिबल रेडिएशन होगी। तो ये रीजन है इसका 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक। यहाँ हम और अच्छे से समझ सकते हैं रीजन के बारे में। तो जैसे ये बहुत सारी रेज है, कॉस्मिक रे है, गामा रेज है, फिर उसके बाद एक्स रेज, फिर अल्ट्रा वायलेट रेज, देन उसके बाद विजिबल रीजन स्टार्ट होगा। फिर ये रेड कलर दिख रहा है, रेड कलर के बाद इंफ्रारेड कलर आ जाएगा। इंफ्रारेड कलर की रेडिएशंस जिसे हम बोलते हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस, आईआर रेडिएशंस, फिर माइक्रोवेव्स, देन उसके बाद रेडियो वेव्स। तो जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती जाएगी वैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे एनर्जी लेवल भी कम होता जाएगा। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी गामा रेज की होगी, देन उसके बाद उस गामा रेज से कम एक्सरे की होगी, देन उसके बाद अल्ट्रा वायलेट रेज की होगी। तो अल्ट्रा वायलेट रेंज के अंदर भी ये
200 नैनोमीटर से जो नीचे रहेगा उसे हम वैक्यूम रीजन बोलते हैं, क्योंकि इससे 200 नैनोमीटर से नीचे अगर आपको यूवी परफॉर्म करना है तो उसके लिए आपको वैक्यूम अप्लाई करना पड़ेगा, तो इसलिए हम इसे वैक्यूम रीजन बोलते हैं। फिर 200 नैनोमीटर से 280 नैनोमीटर तक इसे हम बोलते हैं शॉर्ट वेवलेंथ रीजन, शॉर्ट वेवलेंथ रीजन इसे बोलते हैं। फिर 280 नैनोमीटर से 315 नैनोमीटर तक इसे हम बोलते हैं मिडिल वेवलेंथ रीजन, मिडिल वेवलेंथ यूवी रीजन इसे बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है 315 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर के बीच का जो रीजन है उसे हम बोलते हैं लॉन्ग वेवलेंथ यूवी रीजन, लॉन्ग वेवलेंथ यूवी रीजन। तो ये यूवी रीजन है। देन उसके बाद फिर विजिबल रीजन स्टार्ट हो जाएगा, ब्लू कलर से स्टार्ट हो जाएगा और ये रेड कलर पे जाके ख़त्म हो जाएगा। रेड कलर पे जो रहेगा रेडिएशन वो लगभग 700 नैनोमीटर के आसपास रहेगा। फिर उसके बाद आईआर रेडिएशन स्टार्ट हो जाएगी, माइक्रोवेव आएगी आईआर के बाद, देन उसके बाद रेडियो वेव आएगी। सबसे कम एनर्जी की जो रेडिएशन है दैट इज रेडियो वेव। अब यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी करने के लिए हम लोगों को एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम बोलते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो ये कुछ इस तरह का यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ होता है, कुछ इस तरह का रहेगा। इसमें ये डिस्प्ले बोर्ड रहेगा, इसके अलावा ये कीबोर्ड रहेंगे, इसके बाद ये सैंपल कंपार्टमेंट रहेगा। ये लीड है, इसका लीड उठा के यहाँ पे 2 सेल होगी, एक रेफरेंस सेल, एक सैंपल सेल। अब इसके प्रिंसिपल की बात करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है वो लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ के ऊपर वर्क करता है, लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ के ऊपर। तो सबसे पहले लैम्बर्ट्स लॉ क्या है, लैम्बर्ट्स लॉ के बारे में जान लेते हैं। लैम्बर्ट्स लॉ जैसे कि ये एक डायग्राम है नीचे, इसमें दिख रहा है ये क्यूवेट है, क्यूवेट के अंदर सैंपल भरा है, क्यूवेट के अंदर सैंपल डाला, फिर इसमें से एक रेडिएशन पास की, इंसिडेंट रेडिएशन जिसे हम बोलते हैं I0। अब ये रेडिएशन जैसे इसमें से पास होगी कुछ तो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी, कुछ इसमें से ट्रांसमिट हो जाएगी, तो दैट इज द ट्रांसमिटेड रेडिएशन, इसे I बोलेंगे। अब लैम्बर्ट्स ने क्या देखा कि जितनी इंटेंसिटी की रेडिएशन इंसिडेंट रेडिएशन थी उतनी इंटेंसिटी की ट्रांसमिटेड रेडिएशन नहीं थी। क्यों? क्योंकि कुछ इसके अंदर एब्जॉर्ब हो गया। और वो एब्जॉर्ब क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, इंसिडेंट रेडिएशन I0 में से हम लोग I को माइनस कर देंगे, तो ये बन जाएगा एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू I0 माइनस I। इसमें से ये माइनस कर देंगे तो जो एब्जॉर्ब हुआ वो यहाँ निकल कर आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद लैम्बर्ट्स लॉ क्या बोलता है कि ये जो एब्जॉर्बेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पाथ लेंथ के। ये पाथ लेंथ है L जो दिख रहा है, पाथ लेंथ बोले तो जितनी लेंथ में, जितना जो लेंथ है सैंपल में से होकर जो रेडिएशन पास होती है उसे उसकी पाथ लेंथ बोलते हैं। तो ये L जो पाथ लेंथ है इसमें से ये रेडिएशन पास होगी, तो अब कुछ इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी, कुछ इसमें से ट्रांसमिट हो जाएगी। ये ट्रांसमिटेड रेडिएशन डिटेक्टर के अंदर जाएगी, देन डिटेक्टर फिर कैलकुलेट करेगा I0 माइनस I, तो निकल के आ जाएगा एब्जॉर्बेंस। अब लैम्बर्ट्स लॉ क्या बोलता है, when a beam of monochromatic radiation is passes through a transparent medium, the intensity of monochromatic radiation decreases exponentially with increase the thickness or path length of the absorbing solution। लैम्बर्ट्स लॉ बोलता है कि जब when a beam of monochromatic radiation, जब हम कोई भी मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन की बीम या कोई भी मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन को किसी सॉल्यूशन के अंदर से पास करते हैं, तो जो इंटेंसिटी है इसकी मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन की वो डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है इंटेंसिटी।
the intensity of monochromatic radiation decrease exponentially with increase the thickness और path length of the absorbing species. अगर path length बढ़ा दी, path length सपोज ये 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर को बढ़ा के 2 सेंटीमीटर कर दिया, 2 सेंटीमीटर कर दिया मतलब पाथ लेंथ बढ़ गया. पाथ लेंथ बढ़ने से क्या होगा, जो एब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा. ऐसा लैम्बर्ट्स लॉ बोलता है. लैम्बर्ट्स लॉ क्या बोलता है कि अब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पाथ लेंथ. मतलब आप पाथ लेंथ बढ़ा दो तो एब्जॉर्बेंस बढ़ जाएगा. तो ये लैम्बर्ट्स लॉ है. इसके बाद बात करते हैं बीयर्स लैम्बर्ट्स लॉ की. बीयर्स लॉ क्या बोलता है, when a beam of monochromatic radiation passes through the transparent medium, the intensity of monochromatic radiation decreases exponentially with increase the thickness as well as concentration of the absorbing solution. तो जो लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ है, लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ बोलता है कि जब हम कोई मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन को किसी मीडियम के थ्रू पास करते हैं तो जो मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन है उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू इंक्रीज द पाथ लेंथ, थिकनेस एज वेल एज कंसंट्रेशन ऑफ द एब्जॉर्बिंग स्पीसीज. कंसंट्रेशन बढ़ाने से एब्जॉर्प्शन बढ़ता है. मतलब लैम्बर्ट्स लॉ बोलता है कि पाथ लेंथ बढ़ा दिया तो एब्जॉर्बेंस बढ़ जाएगा. बियर्स लॉ बोलता है कि कंसंट्रेशन बढ़ाने से एब्जॉर्बेंस बढ़ जाएगा. बियर्स बोलता है कि कंसंट्रेशन बढ़ा दो एब्जॉर्बेंस बढ़ जाएगा. मतलब कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्जॉर्बेंस. तो अगर हम कंबाइंड बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ की बात करें तो कंबाइंड बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ बोलता है कि जब जो एब्जॉर्बेंस है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पाथ लेंथ एज वेल एज कंसंट्रेशन. मतलब अगर आप पाथ लेंथ बढ़ा रहे हो या कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो तो एब्जॉर्बेंस बढ़ जाएगा. ये बोलता है कंबाइंड बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ. कुछ इस तरह से लाइट सॉल्यूशन से पास हुआ, इंटेंसिटी कम हो गया इसका. अब ये इंटेंसिटी कैसे कम हुआ वो निकालने के लिए एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पाथ लेंथ एज वेल एज कंसंट्रेशन. तो या फिर हम एक कांस्टेंट लेंगे जिसे हम बोलते हैं मोलर एब्जॉर्प्टिविटी. एप्सिलॉन को मोलर एब्जॉर्प्टिविटी बोलते हैं. कांस्टेंट लगाएंगे तो यहाँ ए क्या है, एब्जॉर्बेंस है, बी इज द पाथ लेंथ, सी इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन एंड ई इज द मोलर एब्जॉर्प्टिविटी. अब ये मोलर एब्जॉर्प्टिविटी क्या होती है, व्हेन द कंसंट्रेशन इज इन मोल पर लीटर द कांस्टेंट कॉल्ड मोलर एब्जॉर्प्टिविटी और मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट. जब कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में होगी तो उसे हम बोलते हैं मोलर एब्जॉर्प्टिविटी. और स्पेसिफिक एब्जॉर्बेंस एब्जॉर्बेंस ऑफ ए स्पेसिफिक कंसंट्रेशन इन ए सेल ऑफ स्पेसिफिक पाथ लेंथ. मतलब एब्जॉर्बेंस, स्पेसिफिक एब्जॉर्बेंस क्या होगी कि एब्जॉर्बेंस ऑफ स्पेसिफिक कंसंट्रेशन इन ए सेल ऑफ स्पेसिफिक पाथ लेंथ. एक स्पेसिफिक पाथ लेंथ पे एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन में एक सब्सटेंस का एब्जॉर्बेंस कितना आ रहा है वो उसकी स्पेसिफिक एब्जॉर्बेंस होगी. तो मोस्ट कॉमन फॉर्म in pharmaceutical analysis is A1% 1 centimeter is absorbance of 1 gram per 100 ml. मतलब 1% solution in 1 centimeter cell. कहने का मतलब है कि 1% solution 1 centimeter path length में उसका स्पेसिफिक एब्जॉर्बेंस हम लोग कैलकुलेट करते हैं. इसे बोलते हैं A1% 1 सेंटीमीटर. तो इसके लिए फॉर्मूला हम ये लगाते हैं स्पेसिफिक एब्जॉर्बेंस कैलकुलेट करने के लिए. स्पेसिफिक एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू absorbance multiplied by volume in ml multiplied by 1000 divided by weight of sample in mg multiplied by 100. सो बियर्स लॉ क्या लैम्बर्ट्स लॉ क्या बोलता है. सबसे पहले लैम्बर्ट्स लॉ की बात करेंगे हम लोग. लैम्बर्ट्स लॉ बोलता है कि व्हेन ए बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन, जब कोई बीम मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन की बीम
कि सॉल्यूशन के अंदर से पास होती है। सपोज इसकी इंटेंसिटी आई नोट थी, जब ये इसमें से पास होती है तो कुछ तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल है वो अब्जॉर्ब कर लेंगे रेडिएशन को, कुछ इसमें से ट्रांसमिट हो जाएगी। तो जो ट्रांसमिट होगी वो इतनी इंटेंसिटी की नहीं रहेगी, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी आई। तो लैम्बर्ट्स लॉ बोलता है कि एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पाथ लेंथ। अब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाथ लेंथ। अब ये पाथ लेंथ क्या है? पाथ लेंथ है ये जो लेंथ है, मतलब ये जो रेडिएशन है जिस लेंथ पे, जिस डिस्टेंस पे ये सॉल्यूशन के कांटेक्ट में रहेगी, यही है इसकी पाथ लेंथ, यही पाथ लेंथ है। तो लैम्बर्ट्स बोलता है कि अगर आप पाथ लेंथ बढ़ा दो तो एब्जॉर्बेंस कम हो जाएगी, एब्जॉर्बेंस बढ़ जाएगी। तो मतलब लैम्बर्ट्स लॉ क्या बोलता है कि एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पाथ लेंथ। और अगर हम बियर्स लॉ की बात करें तो बियर्स लॉ क्या बोलता है? बियर्स लॉ बोलता है कि आपको पाथ लेंथ बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ा दो। बियर्स लॉ बोलता है कि आपने अगर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो अब्जॉर्बेंस अपने आप बढ़ जाएगी। तो बियर्स लॉ बोलता है अब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। अगर हम बात करें कंबाइंड बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ की, कंबाइंड बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ, बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ क्या बोलता है कि अब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पाथ लेंथ एज वेल एज कंसंट्रेशन। पाथ लेंथ एंड कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्जॉर्बेंस। तो अगर अब्जॉर्बेंस बढ़ाएंगे, अब्जॉर्बेंस बढ़ानी है तो या तो पाथ लेंथ बढ़ा दो या फिर कंसंट्रेशन बढ़ा दो सॉल्यूशन की। तो यहाँ से इसे हटाने के लिए, साइन को हटाने के लिए, एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन LC ABS, that is absorbance, L is the path length, C is the concentration, जबकि ये that is molar absorptivity, इसे बोलते हैं मोलर एब्जॉर्प्टिविटी। तो अगर बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ बोलता है कि अगर एब्जॉर्प्शन बढ़ाना है तो पाथ लेंथ आप बढ़ा सकते हो या फिर आप कंसंट्रेशन भी बढ़ा सकते हो। तो कंसंट्रेशन या पाथ लेंथ बढ़ाएंगे तो एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा। तो जब यूवी रेडिएशन किसी सॉल्यूशन के साथ इंटरेक्शन करती है तो उस सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की तरफ। तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए उन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो एनर्जी के बेस पे 6 पॉसिबल ट्रांजिशंस है। तो कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर या इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जब बॉन्डिंग होती है तो या तो सिग्मा बॉन्डिंग होगी या फिर पाई बॉन्डिंग होगी, सिग्मा बॉन्डिंग या फिर पाई बॉन्डिंग होगी, या फिर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रहेंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिन्हें हम बोलते हैं। तो अगर हम बोलते हैं ये अलग अलग एनर्जी लेवल दिखाया गया है इसमें, ये एक एनर्जी लेवल है, फिर ये पाई के लिए, फिर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के लिए, फिर एंटी बॉन्डिंग पाई एंटी बॉन्डिंग के लिए, और ये फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग के लिए। तो यहाँ से देखेंगे अगर हम सिग्मा 6 टोटल पॉसिबल ट्रांजिशन है, एक सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन, मतलब
यहाँ से लेके ये जो इलेक्ट्रॉन है सिग्मा इलेक्ट्रॉन ये एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। इसके लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है इसे एक्साइटेड करने के लिए, तो जो कि यूवी रीजन के अंदर पॉसिबल नहीं है। तो कभी भी देखना जो भी सिंगल बॉन्डेड है या जिसमें सिग्मा बॉन्ड है उसे हम यूवी रीजन पे डिटेक्ट नहीं कर सकते। देन उसके बाद सिग्मा टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन एक पॉसिबल है, सिग्मा टू एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन पॉसिबल है। देन इसके बाद पाई टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन पॉसिबल है, पाई बॉन्डिंग से पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से पाई इलेक्ट्रॉन से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की तरफ जाना पॉसिबल है। और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में ट्रांजिशन भी पॉसिबल है। इसके अलावा पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन पॉसिबल है और नॉन बॉन्डिंग टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन भी पॉसिबल है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा एनर्जी जो कंज्यूम हो रही है वो है सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन में। मतलब सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जबकि जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है उन्हें पाई एंटी बॉन्डिंग में जाने के लिए सबसे कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। पाई एंटी बॉन्डिंग में जाने के लिए सबसे कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है नॉन बॉन्डिंग टू पाई एंटी बॉन्डिंग में, और सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगी सिग्मा इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाने के लिए, जो कि 200 नैनोमीटर से भी नीचे है। तो मॉलिक्यूलर यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल एंड एब्जॉर्बेंस वेवलेंथ, तो यहाँ पर दिखाया है मैंने सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग एंड सिग्मा टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन की अगर बात करें तो इसके लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग और सिग्मा टू पाई एंटी बॉन्डिंग के लिए। तो हाई एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए। तो इसके लिए जो वेवलेंथ लगेगी दैट इज़ लेस देन 150 नैनोमीटर, मतलब 150 नैनोमीटर से कम वेवलेंथ की रेडिएशन इसमें लगेगी। मतलब हाई एनर्जेटिक रेडिएशन चाहिएगी इन सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन के लिए या सिग्मा टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन के लिए हाई एनर्जेटिक रेडिएशन लगेगी। अब बात करें नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग और पाई टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन की, तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वेवलेंथ इज़ 150 टू 250 नैनोमीटर रीजन। मतलब ये 150 से 250 नैनोमीटर के रीजन में हम इन्हें ईजिली इस तरह का ट्रांजिशन देखा जा सकता है। फिर उसके बाद आता है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन टू पाई एंटी बॉन्डिंग और पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। अब ये सबसे ज़्यादा ट्रांजिशन देखा जाता है। मोस्ट कॉमन ट्रांजिशन ऑब्जर्व्ड इन द ऑर्गेनिक molecules UV visible observed in compound with lone pair and multiple bond with lambda max 200 to 600 नैनोमीटर। लैम्बडा मैक्स होता क्या है? लैम्बडा मैक्स होता है कि ये एक वेवलेंथ है जिस पे जो कंपाउंड है वो मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस शो करता है। मतलब वहाँ पे जो फोटॉन्स है सबसे ज़्यादा फोटोन को एब्जॉर्ब करता है इस वेवलेंथ पे कंपाउंड, तो ये उस कंपाउंड की लैम्बडा मैक्स होगी, उस कंपाउंड के लिए वेवलेंथ होगी। अब बात करते हैं क्रोमोफोर्स की। क्रोमोफोर्स क्या है? क्रोमोफोर्स आर द पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग द कलर आर कॉल्ड क्रोमोफोर। मतलब ये क्या है कि ये एक फंक्शनल ग्रुप है या कोई भी मॉलिक्यूल इसे हम बोल सकते हैं जो कि कलर प्रोड्यूस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, या द फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग द रेडिएशन अबाउट 200 नैनोमीटर ड्यू टू N2 पाई एंटी बॉन्डिंग एंड पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। और ये फंक्शनल ग्रुप भी हो सकते हैं जिनके अंदर मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं और इन्हें ईजिली एक्साइटेड किया जा सकता है 200 नैनोमीटर की ऊपर की रेडिएशन पे ड्यू टू नॉन बॉन्डिंग टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन और पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। मतलब सबसे कम एनर्जी लगती है इस ट्रांजिशन के लिए। तो इसके एग्जांपल है NO2,
N डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, मतलब जहाँ जहाँ पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वहाँ वहाँ ये इस क्रोमोफोर्स मतलब इस तरह के ट्रांजिशंस होंगे। तो ये था क्रोमोफोर। इसके बाद बात करते हैं हम लोग ऑक्सोक्रोम की। अब ये ऑक्सोक्रोम क्या है? ऑक्सोक्रोम द फंक्शनल ग्रुप अटैच टू द क्रोमोफोर विच मॉडिफाई द एबिलिटी ऑफ द which modify the ability of the chromophore to absorb the light, altering the wavelength or intensity of absorption। अब ये ऑक्सोक्रोम क्या है? ऑक्सोक्रोम है कि ये एक फंक्शनल ग्रुप है जो कि कभी क्रोमोफोर के साथ अटैच होगा। क्रोमोफोर के साथ अटैच होने के बाद ये उस क्रोमोफोर की जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर चेंज कर देंगे, उसकी इंटेंसिटी को चेंज कर देंगे। तो यहाँ से शिफ्ट होते हैं, जैसे ये कुछ इस तरह का शिफ्ट रहेगा। ये जो शिफ्ट होगा ये ग्राफ प्लॉट होता है, स्पेक्ट्रम प्लॉट होता है किस किस का, वेवलेंथ वर्सेस मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट के बीच में। तो सपोज कोई मॉलिक्यूल है, उसके ऊपर उसका जो लैम्बडा मैक्स है, जो मैक्सिमम जो कि वेवलेंथ है, एक वेवलेंथ जिस पे वो मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस दिखाता है, दैट इज लैम्बडा मैक्स। वो लैम्बडा मैक्स 250 नैनोमीटर है। तो सपोज उसके ऊपर कोई ऑक्सोक्रोम अटैच कर दिया। ऑक्सोक्रोम अटैच करने से क्या होगा? अब ऑक्सोक्रोम उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर सकता है। कैसे? या तो वो उसके लैम्बडा मैक्स को बढ़ा सकता है, अगर बढ़ा दिया तो वो होगी बैथोक्रोमिक शिफ्ट। अगर उसकी लैम्बडा मैक्स को कम कर दिया तो दैट इज़ हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। अगर एब्जॉर्प्शन बढ़ा दिया तो हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, और एब्जॉर्प्शन कम कर दिया तो हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं। तो इसे हम कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे ये ग्राफ प्लॉट होगा, किस किस के बीच है, मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, एब्जॉर्प्शन और लैम्बडा मैक्स वेवलेंथ के बीच में एक ग्राफ प्लॉट होगा। तो होता क्या है इसमें? सपोज एक कंपाउंड है बेंजीन, इसका लैम्बडा मैक्स है, बेंजीन का लैम्बडा मैक्स होता है 255 नैनोमीटर। 255 नैनोमीटर। अगर मैं इसके ऊपर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा दूँ, सपोज OH मैंने इसके ऊपर लगा दिया, तो इसकी जो ये वेवलेंथ है ये चेंज हो जाएगी, लैम्बडा मैक्सिमम चेंज हो जाएगी। अब वो चेंज कैसी हो सकती है? सपोज ये बेंजीन का ग्राफ है, कुछ इस तरह से आया। ये जो पॉइंट है जहाँ पे वो मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस देगा, ये जो वेवलेंथ होगी दैट इज लैम्बडा मैक्स। इसे लैम्बडा मैक्स बोलेंगे, मतलब जिस वेवलेंथ पे वो मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस शो करता है उसे लैम्बडा मैक्स बोलते हैं। तो बेंजीन की जो लैम्बडा मैक्स है वो है 255 नैनोमीटर। 255 नैनोमीटर, राइट। अब अगर मैंने इसके ऊपर फंक्शनल ग्रुप ऐड कर दिया, फंक्शनल ग्रुप ऐड करने से क्या होगा कि ये फंक्शनल ग्रुप इस क्रोमोफोर की, ये जो ऑक्सोक्रोम है, ये ऑक्सोक्रोम है, इस क्रोमोफोर की एक्टिविटी को चेंज कर देगा, इसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर देगा। कैसे चेंज करेगा? ये इसकी लैम्बडा मैक्स चेंज कर दिया, लैम्बडा मैक्स चेंज कर दिया, ये लैम्बडा मैक्स चेंज कर सकता है, मतलब ये टूवर्ड्स द लॉन्गर वेवलेंथ, ये सपोज ये 270 नैनोमीटर पर पहुंच गया लैम्बडा मैक्स। इसने इसकी लैम्बडा मैक्स चेंज कर दी ऑक्सोक्रोम ने क्रोमोफोर की, 270 नैनोमीटर पर चलेगी। तो ये जो शिफ्ट हुई है, शिफ्ट रेड की तरफ शिफ्ट हुई है, तो इसे हम बोलते हैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट या फिर रेड शिफ्ट। बैथोक्रोमिक और रेड शिफ्ट, इसे रेड शिफ्ट या बैथोक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं। अगर ऑक्सोक्रोम ने
क्रोम 4 की एक्टिविटी इस तरह से चेंज कर दी कि इसकी जो लैम्डा मैक्स है वो कम होगी, यहाँ पे चली गई, लैम्डा मैक्स कम होगी। अब ये जो लैम्डा मैक्स हुई है सपोज 230 नैनोमीटर होगी, इसकी लैम्डा मैक्स चेंज कर दी, लैम्डा मैक्स कम कर दी। लैम्डा मैक्स कम करने से ये जो होगा इसे बोलेंगे हम लोग ब्लू शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट या फिर हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट इसे बोलते हैं। अब सपोज उसने ना तो लैम्डा मैक्स बढ़ाई ना लैम्डा मैक्स कम की, बट उस ऑक्सोक्रोम ने उस क्रोमो 4 की एब्जॉर्प्शन बढ़ा दी, एब्जॉर्प्शन बढ़ा दिया भाई, एब्जॉर्प्शन बढ़ा दिया, एब्जॉर्बेंस बढ़ गई इसकी, एब्जॉर्बेंस बढ़ी, लैम्डा मैक्स उतना ही है, लैम्डा मैक्स चेंज नहीं हुआ, तो इसे बोलेंगे हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। अगर ऑक्सोक्रोम ने क्रोमो 4 की एब्जॉर्बेंस कम कर दी, एब्जॉर्बेंस कम कर दी, तो इसे बोलेंगे हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। तो ऑक्सोक्रोम क्रोमो 4 की एक्टिविटी को चेंज कर सकता है, वो उसकी एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा को, लैम्डा मैक्स को बढ़ा भी सकता है या लैम्डा मैक्स को कम भी कर सकता है। तो जैसे इसमें दिखाया है कि बेंजीन है, बेंजीन का जो लैम्डा मैक्स है दैट इज़ 255 नैनोमीटर। अब इस बेंजीन के ऊपर कोई ऑक्सोक्रोम OH ग्रुप लगा दिया, तो इसने क्या किया, इस क्रोम 4 की एक्टिविटी को चेंज कर दिया, इसकी लैम्डा मैक्स बढ़ा दी, 270 नैनोमीटर कर दिया, तो इसे हम बोलेंगे बैथोक्रोमिक शिफ्ट। और अगर सपोज इस पर NH2 ग्रुप लगा दिया बेंजीन के ऊपर, तो NH2 ग्रुप क्या करेगा, इसकी लैम्डा मैक्स को बढ़ा दिया इसने और 280 नैनोमीटर कर दिया, तो ये भी बैथोक्रोमिक शिफ्ट होगा। अगर इसने इसकी एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा को कम किया होता, लैम्डा मैक्स कम कर दिया होता, तो वो होती हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। अगर एब्जॉर्बेंस बढ़ा दिया होता तो दैट इज़ हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, अगर एब्जॉर्बेंस कम कर दिया होता तो दैट इज़ हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, उसे हम बोलते हैं। अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या है, इसमें सबसे पहला है लाइट सोर्स, यहाँ से लाइट जाएगी, देन वो लाइट सोर्स जाएगी, वहाँ से लाइट सोर्स से पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशन निकलेगी, वो पहुँचेगी कहाँ, मोनोक्रोमेटर के अंदर, एंट्रेंस स्लिट से होती हुई मोनोक्रोमेटर, मोनोक्रोमेटर से लेंस, लेंस से फिर प्रिज्म या ग्राटिंग। अब यहाँ पे क्या होगा, विप की ओर बनेगा, डिफरेंट डिफरेंट कलर की रेडिएशंस निकलेगी यहाँ से, इसे डिफ्रैक्शन कर देगा, इस पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशन को डिफ्रैक्ट कर देगा। देन उसके बाद क्या होगा, यहाँ से फिर यहाँ फ़िल्टर लगा रहेगा, एग्जिट स्लिट में फ़िल्टर लगा रहेगा जो कि केवल सेलेक्टेड वेवलेंथ ही यहाँ से पास करेगा। फिर ये वेवलेंथ आपकी जाएगी, ये जो रेडिएशन है ये पहुँचेगी चॉपर के अंदर, ये मैं डबल बीम का बता रहा हूँ, डबल बीम यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, चॉपर के अंदर पहुँचेगी रेडिएशन, चॉपर के अंदर पहुँचने से क्या करेगा, उसे सेम इंटेंसिटी की 2 रेडिएशन में उसे डिवाइड कर देगा। फिर यहाँ पर रिफ्लेक्टेड मिरर्स लगे रहेंगे। अब वो रिफ्लेक्टेड मिरर क्या करेंगे, ये एक सैंपल सेल से पास होगी और दूसरी रेफरेंस सेल से पास होगी रेडिएशन, और वो फिर डिटेक्टर के अंदर जाएगी। फिर डिटेक्टर उन्हें डिटेक्ट करेगा, डिटेक्ट करने के बाद उन्हें पास करेगा एम्पलीफायर के अंदर, सिग्नल देगा और फिर उसे रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। तो अगर हम इसके इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें, यूवी के इंस्ट्रूमेंटेशन की,
तो इसमें सबसे ऊपर रहता है यहाँ पे लाइट सोर्स, लाइट सोर्स। यहाँ से पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशन जाएगी मोनोक्रोमेटर के अंदर, दैट इज पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशन। ये पहुँचेगी मोनोक्रोमेटर के अंदर। मोनोक्रोमेटर के 3 पार्ट होंगे, मोनोक्रोमेटर के अंदर 3 पार्ट होंगे। ये होगी एंट्रेंस स्लिट, फिर प्रिज्म या ग्राटिंग, और फिर ये एग्जिट स्लिट। इस एग्जिट स्लिट पे फिल्टर भी लगे रहते हैं। तो जब ये पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशन प्रिज्म के ऊपर या ग्राटिंग के ऊपर जाती है तो ये प्रिज्म क्या करता है या ग्राटिंग इसे क्या करता है, डिफ्रैक्ट करता है, अलग अलग कलर की रेडिएशन में से ब्रेक डाउन कर देगा। यहाँ से विबग्योर बनाएगा, VIBGYOR, विबग्योर बनाएगा। V फॉर वॉयलेट, I फॉर इंडिगो, B for blue, G for green, Y for yellow, O for orange, R for red। तो ये जो कलर में से डिफ्रैक्ट किया है, इस पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशन को अलग अलग कलर की रेडिएशन में से डिफ्रैक्ट कर दिया प्रिज्म ने। अब ये जो कलर है इनकी अपनी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी। जैसे वॉयलेट रीजन जनरली 300 नैनोमीटर से स्टार्ट होगा और रेड जो रीजन है वो 760 तक होगा। अब यहाँ से क्या होगा, अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशन यहाँ से, एक जो पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशन थी वो अलग अलग मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन में कन्वर्ट होगी प्रिज्म की हेल्प से। प्रिज्म ने क्या किया, इन रेडिएशन को, इस पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशन को डिफरेंट वेवलेंथ की अलग अलग रेडिएशन में कन्वर्ट कर दिया, डिफ्रैक्ट कर दिया। अब यहाँ पे फिल्टर लगा रहेगा, वो फिल्टर क्या करेगा, फिल्टर यहाँ से जो डिजायर्ड वेवलेंथ की रेडिएशन है केवल वही यहाँ से पास होगी। यहाँ से पास होने के बाद ये जाएगी बीम स्प्लिटर में रेडिएशन, बीम स्प्लिटर या चॉपर। और वो चॉपर क्या करेगा, यहाँ से रेडिएशन को, रिफ्लेक्टिंग मिरर लगे रहेंगे, एक रेडिएशन को रेफरेंस सेल में भेजेगा, दूसरी रेडिएशन को वो सैंपल सेल के अंदर भेजेगा, दैट इज सैंपल सेल, दैट इज रेफरेंस सेल। अब यहाँ से होगा क्या कि जैसे रेडिएशन इसमें से पास होगी, सपोज आपने पहले ब्लैंक लगाया, ब्लैंक जनरली हम डाइल्यूएंट लगाते हैं जिसमें हम सॉल्यूशन बनाते हैं, वही हम ब्लैंक यूज़ करते हैं, जिसमें हमने फाइनल सॉल्यूशन बनाया है वही हम यूज़ करेंगे। सपोज आपने दोनों में डाइल्यूएंट भर दिया, रेफरेंस सेल में भी और सैंपल सेल में भी, तो होगा क्या कि सपोज यहाँ से I0 इंटेंसिटी की रेडिएशन गई, यहाँ से भी I0 इंटेंसिटी की रेडिएशन गई। अब कुछ इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी रेडिएशन, इसके अंदर कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगी, फिर ये पहुँचेगी रेडिएशन कहाँ, जैसे ट्रांसमिटेड रेडिएशन, वो उसकी इंटेंसिटी रहेगी I। फिर ये पहुँचेंगे डिटेक्टर के अंदर, डिटेक्टर के अंदर पहुँचेगी। फिर हम क्या करते हैं, हम इसे ऑटो जीरो कर देते हैं। ऑटो जीरो करने से क्या होगा कि जो ब्लैंक है या डाइल्यूएंट है इसकी एब्जॉर्बेंस जीरो हो जाएगी। तो इसी डाइल्यूएंट के अंदर आपने सॉल्यूशन बनाया होगा, सैंपल सॉल्यूशन अपना, तो डाइल्यूएंट की तो एब्जॉर्बेंस जीरो रहेगी। रेफरेंस सेल के अंदर तो हम लोग डाइल्यूएंट भर कर रखेंगे ऐसा कैसे ही, लेकिन जब सैंपल सेल आएगा, सैंपल सेल में से हम डाइल्यूएंट निकाल देंगे। ऑटो जीरो होने के बाद डाइल्यूएंट निकालने के बाद इसमें हम सैंपल डाल देंगे। अब यहाँ से फिर अब जो होगी, जैसे ऑटो जीरो किया था डाइल्यूएंट लगाने के बाद, तो ये दोनों I0 रेडिएशन, I0 इधर से गई इंसिडेंट रेडिएशन, I0 ही ट्रांसमिटेड रेडिएशन हुई ऑटो जीरो के बाद।
डिटेक्टर के अंदर पहुंची कितनी, आई नॉट, इधर से भी और इधर से भी। अब आपने क्या किया, इसमें से ब्लैंक निकाला और इसमें सैंपल डाल दिया। सैंपल डालने से क्या होगा, अब ये जो इंटेंसिटी है आई नॉट नहीं रहेगी, ये हो जाएगी आई, इंटेंसिटी आई हो जाएगी। मतलब रेफरेंस सेल से जो आ रही है, ब्लैंक से जो आ रही है, वो आई नॉट इंटेंसिटी की रेडिएशन आ रही है डिटेक्टर में, और इधर से सैंपल से होती हुई जो रेडिएशन आ रही है वो आई इंटेंसिटी की है। तो अभी यहाँ पे इंटेंसिटी कम हुई है, इंटेंसिटी कम हुई है तो क्या होगा, कितनी इंटेंसिटी कम हुई है, वो क्यों हुई है इंटेंसिटी, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन। मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब किया और वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले गए। अब अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि कितना एब्जॉर्प्शन हुआ। तो एब्जॉर्प्शन कैसे निकालेगा, एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू आई नोट, ये जो आई थी आई नोट माइनस आई, तो दैट इज द एब्जॉर्प्शन। तो इस तरह से कुछ इंस्ट्रूमेंटेशन होता है इसका। तो सबसे पहले रहता है लाइट सोर्स, लाइट सोर्स के बाद आता है मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर में 3 पार्ट रहेंगे, एंट्रेंस स्लिट, प्रिज्म या ग्राटिंग, या फिर एग्जिट स्लिट या फिल्टर रहेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर रहेगा बीम स्प्लिटर, चॉपर या रिफ्लेक्टिंग मिरर्स रहेंगे। देन सैंपल सेल, रेफरेंस सेल, इसके बाद रहेगा डिटेक्टर। अब 1 बाय 1 हम ये सबसे पहले बात करते हैं लाइट सोर्स की। लाइट सोर्स 2 तरह के इसमें लैंप यूज़ करते हैं हम लोग। एक टंगस्टन लैंप जो कि विजिबल रीजन प्रोवाइड करता है, दूसरा ड्यूटेरियम लैंप जो कि यूवी रीजन प्रोवाइड करता है। तो 2 तरह के लैंप हम यूज़ करते हैं, टंगस्टन लैंप और ड्यूटेरियम लैंप। टंगस्टन लैंप विजिबल रीजन प्रोवाइड करता है, ड्यूटेरियम लैंप यूवी रीजन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इसके बाद बात करते हैं फिल्टर्स एंड मोनोक्रोमेटर्स की। तो फिल्टर, इसमें 2 तरह के फ़िल्टर यूज़ करते हैं, एब्जॉर्प्शन फ़िल्टर, दूसरा इंटरफेरेंस फ़िल्टर। इसके अलावा 2 तरह के मोनोक्रोमेटर यूज़ करते हैं, या तो प्रिज्म टाइप मोनोक्रोमेटर यूज़ करेंगे या फिर ग्रेटिंग टाइप मोनोक्रोमेटर यूज़ करेंगे। तो एब्जॉर्प्शन फ़िल्टर की बात करते हैं। फिल्टर आर मेड अप ऑफ ग्लास कोटेड विद पिगमेंट और फिल्टर आर मेड अप ऑफ डाइड जिलेटिन। ये ग्लास कोटेड हो सकते हैं, डाइड जिलेटिन की या पिगमेंट की कोटिंग इनके ऊपर हो सकती है।
तो filter absorb the unwanted radiation and transmit the rest of radiation which is required for colorimetry. जो अनवांटेड रेडिएशन है उन्हें एब्जॉर्ब कर लेती है और जो डिज़ायर्ड वेवलेंथ है केवल वही इनसे पास होती है। इनकी मेरिट्स क्या है? दीज आर द सिंपल एंड चीपर। डीमेरिट्स क्या है? दे प्रोवाइड द लार्ज बैंड पास, मतलब लगभग 30 नैनोमीटर प्लस माइनस। इंटेंसिटी इनकी कम रहती है। बैंड पास 30 मतलब क्या है कि अगर आपको 254 नैनोमीटर की रेडिएशन चाहिए तो ये प्लस माइनस 30 नैनोमीटर की रेडिएशन भी उसके साथ दे सकता है, मतलब स्ट्रे लाइट इसमें आ सकती है। इसलिए ये जो फिल्टर है इसे हम रेयरली यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं दूसरे तरह के फ़िल्टर की जिसे हम बोलते हैं इंटरफेरेंस फ़िल्टर। तो दीज फिल्टर आर मोर एक्यूरेट एज कम्पेयर टू एब्जॉर्प्शन फ़िल्टर बिकॉज बैंड विड्थ इज़ लेस एज कम्पेयर टू एब्जॉर्प्शन फ़िल्टर। मोर एक्यूरेट है क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें एब्जॉर्प्शन नहीं होता अनवांटेड रेडिएशन का। ये क्या करता है, इन अनवांटेड रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देती है और जो वांटेड रेडिएशन है केवल वही यहीं से पास होगा। जो ज़रूरत है जिस रेडिएशन की केवल वही पास होगा, बाकी जो अनवांटेड रेडिएशन है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी इधर से। तो इसीलिए इंटरफेरेंस फ़िल्टर ही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। इसके बाद बात करते हैं मोनोक्रोमेटर की। मोनोक्रोमेटर, दो तरह के मोनोक्रोमेटर यूज़ करते हैं। पहला है प्रिज्म टाइप। इसमें क्या रहेगा, इस तरह का प्रिज्म लगा रहेगा, लाइट सोर्स। मोनोक्रोमेटर के अंदर एक एंट्रेंस स्लिट रहेगी, एक एग्जिट स्लिट रहेगी। इसके अलावा एक प्रिज्म लगा रहेगा इस तरह का। दूसरा है ग्राटिंग टाइप, डिफ्रैक्शन ग्राटिंग टाइप। दिस टाइप ऑफ मोनोक्रोमेटर इज वाइडली यूज्ड बिकॉज मोर डिफ्रैक्शन इज अकर एज कंपेयर टू प्रिज्म। प्रिज्म के कंपैरिजन में ज़्यादा डिफ्रैक्शन इसके अंदर होता है, इसलिए हम ये ग्राटिंग यूज़ करते हैं। डिफ्रैक्शन ग्राटिंग कुछ इस तरह का रहता है नीचे। अब ये जो दिख रहे हैं इसमें ये नॉब जैसे, इनके अंदर छोटे छोटे प्रिज्म लगे होते हैं और ये प्रिज्म एक सिंगल प्रिज्म के कंपैरिजन में ज़्यादा डिफ्रैक्शन शो करते हैं। ज़्यादा डिफ्रैक्शन होगा तो एक्यूरेसी ज़्यादा रहेगी इसकी, इसलिए सबसे ज़्यादा मोनोक्रोमेटर में हम लोग ग्राटिंग, डिफ्रैक्शन ग्राटिंग ही यूज़ करते हैं। इसके बाद डिटेक्टर की बात करते हैं। डिटेक्टर क्या है? डिटेक्टर इज़ द डिवाइस विच कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट आर डिस्प्लेड ऑन द रीड आउट डिवाइस। डिटेक्टर का काम क्या होता है कि ये एनर्जी सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ये एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि रेडिएशन ही जाएगी, लाइट एनर्जी ही जाएगी डिटेक्टर के पास। तो ये क्या करते हैं, उस लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। द ट्रांसमिटेड रेडिएशन फॉल्स ऑन द डिटेक्टर विच डिटरमाइंस द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड बाय द सैंपल। और जो ट्रांसमिटेड रेडिएशन है वो डिटेक्टर के ऊपर जाती है। डिटेक्टर के पास केवल ट्रांसमिटेड रेडिएशन ही जाएगी और उस ट्रांसमिटेड रेडिएशन की इंटेंसिटी से पता लगा लेंगे कितना सैंपल ने रेडिएशन एब्जॉर्ब किया, मतलब उसका एब्जॉर्प्शन कितना आया। अगर 100% ट्रांसमिटेंस होगी तो एब्जॉर्बेंस 0% होगी। अगर 100% एब्जॉर्बेंस हुई तो ट्रांसमिटेंस 0% होगी। मतलब एब्जॉर्बेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ट्रांसमिटेंस। द फॉलोइंग डिटेक्टर्स आर यूज्ड इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। 3 तरह के डिटेक्टर जनरली यूज़ करते हैं, बैरियर लेयर सेल या फोटोवोल्टेइक सेल। इसके अलावा फोटो ट्यूब डिटेक्टर या फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है डिटेक्टर दैट इज़ फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। अब फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब के बारे में पढ़ेंगे। मोस्टली यूज डिटेक्टर इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला डिटेक्टर है। द प्रिंसिपल एम्प्लॉयड इन दिस डिटेक्टर इज दैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है फोटो इलेक्ट्रॉन का। इन द वैक्यूम ट्यूब ए प्राइमरी फोटो कैथोड इज फिक्स्ड विच रिसीव रेडिएशन फ्रॉम द सैंपल। प्राइमरी फोटो कैथोड, ये फोटो कैथोड है,
फोटो कैथोड ये दिख रहा है। फोटो कैथोड ये क्या करता है, ये रेडिएशन को रिसीव करता है, विच रिसीव रेडिएशन फ्रॉम द सैंपल, सैंपल से रेडिएशन को रिसीव करता है फोटो कैथोड। 8 to 10 डायनोड्स आर फिक्स्ड, इसमें डायनोड लगे रहेंगे, इस तरह के डायनोड लगे रहेंगे, 8 से 10 डायनोड रहेंगे ऐसे, 8 से 10 डायनोड रहेंगे। एनोड और इलेक्ट्रॉन कलेक्टर इलेक्ट्रोड इज फिक्स्ड नियर द लास्ट डायनोड। जो लास्ट डायनोड रहेगा, ये फर्स्ट डायनोड है, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, जो लास्ट डायनोड होगा इसके पास रहेगा एनोड, एनोड या इलेक्ट्रॉन कलेक्टर जिसे बोलते हैं एनोड, ये लगा रहेगा। ये इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करते हैं, लाइट एनर्जी को कलेक्ट करते हैं एनोड, और उसके बाद उसे सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। इसके अलावा सैंपल क्यूवेट की अगर हम बात करें तो ये भी दैट इज़ द पार्ट ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो द मटेरियल फ्रॉम विच द सैंपल क्यूवेट इज फैब्रिकेटेड कंट्रोल टू द ऑप्टिकल विंडो दैट कैन बी यूज सम टाइप ऑफ मटेरियल आर। कौन कौन से मटेरियल के लिए, कौन कौन से मटेरियल की बनी रहती है, ये ऑप्टिकल ग्लास की बनी रहती है जिसकी रेंज है 335 नैनोमीटर टू 2500 नैनोमीटर। इसके अलावा स्पेशल ऑप्टिकल ग्लास की बनी रहेगी 320 टू 2500 नैनोमीटर। क्वार्ट्ज की बनी रहेगी इंफ्रारेड के लिए 220 से 3800 नैनोमीटर। क्वार्ट्ज फॉर यूवी रीजन के लिए 170 से 2700 नैनोमीटर तक ये रहेगी। तो जनरली जो हम क्यूवेट यूज़ करते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के लिए वो क्वार्ट्ज की क्यूवेट होती है। वो अलग अलग पाथ लेंथ की आती है, अलग अलग पाथ लेंथ की आती है। ये देखो यहाँ पे अलग अलग दिख रहा है, ये इसकी पाथ लेंथ सबसे कम है, आई थिंक ये 0.5 की होगी, इसकी 0.5 होगी पाथ लेंथ। ये 1 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के आसपास की पाथ लेंथ इनकी होगी। तो अकॉर्डिंग टू लैम्बर्ट्स लॉ अगर पाथ लेंथ बढ़ाते हैं तो एब्जॉर्प्शन भी बढ़ता है। अब बात करते हैं हम लोग वुडवर्ड फिशर रूल की। दूसरा एक पॉइंट है हमारा कि हम लोग लैम्बडा मैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो लैम्बडा मैक्स कैलकुलेशन के लिए हम लोग वुडवर्ड फिशर रूल यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा। लैम्बडा मैक्स फाइंड आउट, लैम्बडा मैक्स कैलकुलेट करने के लिए हम लोग वुडवर्ड फिशर रूल यूज़ करते हैं। वुडवर्ड गिव्स सर्टेन रूल्स फॉर कोरिलेटिंग लैम्बडा मैक्स विद द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। वुडवर्ड ने 1941 में ये रूल दिया था लैम्बडा मैक्स का। दीज रूल्स आर मॉडिफाइड बाई स्कॉट एंड फेजर। स्कॉट एंड फेजर दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये रूल्स मॉडिफाई किए। दिस रूल फॉर कैलकुलेटिंग लैम्बडा मैक्स इन कॉन्जुगेटेड डाइन्स, ट्राइन्स एंड पोलिन्स में हम यूज़ करते हैं। तो ये जो वुडवर्ड फिशर रूल है ये लगता है आपका होमोएनुलर डाइन्स में, मतलब होमोएनुलर डाइन्स बोले तो कुछ इस तरह की रहेगी, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड रहेगा, अल्टरनेट डबल बॉन्ड जिसे आप बोलते हो, कॉन्जुगेटेड डाइन रहेंगे, दैट इज द होमोएनुलर डाइन्स। इसके अलावा हेट्रोएनुलर डाइन्स हो सकते हैं। हेट्रोएनुलर डाइन्स बोले तो कुछ इस तरह के हेट्रोएनुलर डाइन्स, साइक्लिक डाइन्स इन विच डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन आर प्रेजेंट इन द डिफरेंट रिंग। अलग रिंग में कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है, तो दैट इज द हेट्रोएनुलर डाइन्स। अगर एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की बात करें, एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कौन सा होगा, ये होगा एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, मतलब इस सर्किल के अंदर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, दैट इज द एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। दूसरा एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड मतलब इस रिंग के बाहर किसी दूसरे एटम के साथ अटैच है ये, तो दैट इज द एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो चाहे वो होमोएनुलर डाइन हो या हेट्रोएनुलर डाइन हो, एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो या एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो, तो वहाँ पे
वहाँ से हम लोग लैम्डा मैक्स इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, यूवी रीजन के लिए सूटेबल है। अब कुछ वुडवर्ड फिशर रूल के अंदर कुछ पेरेंट वैल्यू है, जैसे ए साइक्लिक और हेट्रो एनुलर कॉन्जुगेटेड डाइन है, तो ये जो हेट्रो एनुलर कॉन्जुगेटेड डाइन है वो उसकी जो लैम्डा मैक्स होगी वो 215 नैनोमीटर होगी। मतलब पेरेंट वैल्यू जो पेरेंट रिंग है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। हेट्रो एनुलर कॉन्जुगेटेड डाइन है तो उसकी जो वेवलेंथ होगी वो 215 नैनोमीटर रहेगी। अगर होमो एनुलर कॉन्जुगेटेड डाइन है तो 253 नैनोमीटर रहेगी। अगर ए साइक्लिक ट्राइन है तो 245 नैनोमीटर उसकी लैम्डा मैक्स रहेगी। अब उसके अंदर कुछ हम लोग ऑक्सोक्रोम ऐड करते हैं, जैसे एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट और रिंग रेजिड्यू हम ऐड करेंगे, तो हर एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट के लिए 5 नैनोमीटर बढ़ जाएगी वेवलेंथ। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड लगा है तो भी 5 नैनोमीटर बढ़ जाएगी। अगर डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में है तो 30 नैनोमीटर इंक्रीज होगी वेवलेंथ लैम्डा मैक्स। और अगर ऑक्सोक्रोम कुछ इस तरह के लगाए हो, OR, SR, क्लोरीन, ब्रोमीन, NR2 अमाइन या CO, CH3 एस्टर ग्रुप लगा दिए, तो ये कुछ इस तरह से इनमें इंक्रीमेंट रहेगा एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम है। जैसे OR ग्रुप लगा दिया तो 6 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट होगा, SR ग्रुप लगा दिया तो 30 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट होगा, क्लोरीन और ब्रोमीन अटैच कर दिया तो 5 नैनोमीटर का रहेगा, और अगर NR2 लगा दिया तो 16 नैनोमीटर रहेगा। तो कुछ इस तरह से हम लोग इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ये है कि स्ट्रक्चर CH3 इसमें एक रिंग के साथ अटैच है, तो ये जो रिंग है इसमें हम कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है और इंटरनल है, तो इसे हम होमो एनुलर डाइन्स भी बोल सकते हैं। तो पेरेंट रिंग क्या होगी मेरी, होमो एनुलर डाइन होगी। होमो एनुलर डाइन के लिए 253 नैनोमीटर की वेवलेंथ है, इस वेवलेंथ पे ये मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन दिखाएगा। अब इसमें 2 एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट ऐड कर दिए, तो एक एल्काइल ग्रुप के लिए 5 नैनोमीटर एब्जॉर्प्शन नैनोमीटर बढ़ जाएगी वेवलेंथ। तो 2 ग्रुप ऐड किए तो 2 × 5 10 नैनोमीटर इसमें ऐड कर दिए। और 2 रिंग रेजिड्यू है इसके अंदर, 2 रिंग रेजिड्यू है तो 2 × 5 रहेगा, तो ये भी 10 हो जाएगा। तो टोटल कैलकुलेटेड जो वेवलेंथ आएगी 273 नैनोमीटर आएगी। ऑब्जर्व वैल्यू कितनी, 265 नैनोमीटर। अब एक ये नीचे एग्जांपल दिया है, पेरेंट वैल्यू फॉर हेट्रो एनुलर डाइन कितनी, ये है हेट्रो एनुलर डाइन, मतलब अलग अलग रिंग के अंदर कॉन्जुगेशन में है डबल बॉन्ड, तो ये होगी हेट्रो एनुलर डाइन। इसका जो लैम्डा मैक्स है दैट इज 215 नैनोमीटर। अब इसमें 4 रिंग रेजिड्यू, इसमें 4 रिंग रेजिड्यू है, 4:5 that is 20 nanometer. Calculated value is 235 nanometer. Observed value is 236 nanometer. तो कुछ इस तरह से हम लोग लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करते हैं। So friends, this is all about UV spectrophotometer and UV spectroscopy. Hope आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो मेरा पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।